नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपने इस लेक्चर में एनसीईआरटी बुक पर अंकित कुछ एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक्सप्लेनेशन के पीछे का जो रीज़न होता है वह यह होता है कि ऐसे कीवर्ड जो एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में मेंशन्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेडिकल से एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। इस वजह से उनका थॉरो एक्सप्लेनेशन किया जाना आवश्यक है ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व कर सको। उसी कड़ी में आइए आज हम एक नए कीवर्ड की तरफ ध्यान देंगे और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो यह कीवर्ड है यह एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी के बुक क्लास 12 से लिया गया है और पेज नंबर 99 पर यह कीवर्ड अंकित है। कीवर्ड जो है वह है न्यूक्लियोसोम। तो यह छठे अध्याय जो कि जेनेटिक्स से संबंधित है, छठे अध्याय में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का जो पैराग्राफ है उसमें अंकित किया गया है न्यूक्लियोसोम के बारे में। आइए इस पेज को थोड़ा इनलार्ज करके हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में इस बारे में क्या कुछ कहा गया है। न्यूक्लियोसोम के बारे में जिस पेज पर डिस्कशन किया गया एनसीईआरटी बुक में वहाँ पर सबसे पहले हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में बताया गया है और यह लिखा गया है कि हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर्स। तो जो डीएनए का जो क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हिस्टोन ऑक्टामर 8 हिस्टोन प्रोटीन की संरचना है जिसकी मदद से ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाए जाते हैं। इसके बाद यह लिखा गया है कि द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो यह बताया गया है कि जो निगेटिवली चार्ज डीएनए का जो स्ट्रिंग है वह निगेटिवली चार्ज्ड होता है और हिस्टोन ऑक्टामर है यह पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिस वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और यह एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। यह न्यूक्लियोसोम या ऑक्टामर, यह दोनों कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी विस्तृत व्याख्या आवश्यक है क्योंकि इससे रिलेटेड, इस टर्म से रिलेटेड, इसके एक्सप्लेनेशन से कई सारे क्वेश्चंस जनरली एग्ज़ाम्स में, मेडिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि न्यूक्लियोसोम या ऑक्टामर का जो संरचना का जो निर्माण होता है क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में, उसकी आवश्यकता क्या है, इससे लाभ क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक क्रोमोसोम इज ए स्ट्रक्चर दैट अकर्स विद इन सेल्स एंड दैट कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। यह बहुत ही स्पष्ट है, यह सबको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और क्रोमोसोम्स हर कोशिका के अंदर, जनरली कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज़ वेरी लॉन्ग coiled structure. The size of DNA in the nucleus is much larger than the size of compartment in which it is contained. तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो DNA होता है वो बहुत लंबा होता है और coiled structure है। जो DNA का साइज है वह न्यूक्लियस जिसमें DNA रहता है, न्यूक्लियस की साइज से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इस वजह से उसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए फिट तभी होगा जब उसे हम बहुत टाइटली कॉइल्ड करेंगे, उसे, उसकी संरचना को इतना कंडेंस करेंगे ताकि उसके जो सारा लेंथ डीएनए का है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। इसलिए इस तरीके की संरचना को किए जाने की आवश्यकता है।
टू फिट इनटू दिस कंपार्टमेंट का तात्पर्य है न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए। टू फिट इनटू दिस कंपार्टमेंट द डीएनए हैज़ टू बी कॉम्पैक्टेड इन सम वे। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को फिट करने के लिए किसी न किसी तरीके से हमें डीएनए को कॉम्पैक्ट करने की आवश्यकता होती है। टू फिट विद इन ए क्रोमोसोम द डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ टू बी ट्विस्टेड एंड फोल्डेड इनटू ए वेरी कॉम्प्लेक्स शेप। जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम के अंदर हमें सारा डीएनए का इन्फॉर्मेशन को रखना है और डीएनए काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी लंबा होता है, तो हमें उसे फोल्ड करना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स शेप में रखना पड़ेगा ताकि उसका जो साइज है वह कम से कम हो और क्रोमोसोम के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर वह सारे लेंथ उसका जो है वो समाहित हो जाए। द एक्सटेंट टू विच डीएनए इज कंडेंस्ड इज एक्सप्लेन्ड एज इट्स पैकेजिंग रेशियो। तो कितना ज़्यादा हम कंडेंस कर पाते हैं डीएनए को, उसके एक टर्म से हम डिफाइन करते हैं। उस टर्म का नाम है पैकेजिंग रेशियो। पैकेजिंग रेशियो यह बताता है कि डीएनए हमारा कितना ज़्यादा कंडेंस हुआ है, और इसका जो पैकेजिंग रेशियो का जो एक्सप्लेनेशन है वह है लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइडेड बाय द लेंथ इनटू विच इट इज़ पैक्ड। पैकेजिंग जो रेशियो है वह है लेंथ, डीएनए का लेंथ डिवाइडेड बाय जिस लेंथ में हम उसको पैक्ड करते हैं, पैकेज्ड करते हैं, उन दोनों का रेशियो है यह पैकेजिंग रेशियो। तो यदि पैकेजिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब हमने काफ़ी कंडेंस कर दिया है डीएनए को। टू अटेन द ओवरऑल पैकेजिंग रेशियो डीएनए हैज़ सेवरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें प्रॉपर पैकेजिंग रेशियो को प्राप्त करने के लिए डीएनए जो है कई सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से गुजरता है, कई सारी संरचनाओं को वह अपने अंदर समाहित करता है, जिसके बाद उसका जो साइज होता है, टोटल साइज जो डीएनए का होता है वह कॉम्पैक्ट हो जाता है और वह न्यूक्लियस के अंदर फिक्स हो पाता है। न्यूक्लियस के अंदर वह अब छोटी से स्पेस में आ पाता है। The first level of packing is attained by the twisting of DNA around a protein core to produce a bead-like structure called a nucleosome। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वह यहाँ से आना शुरू हो गया। जो हमने बताया था कई लेवल में पैकेजिंग होगा डीएनए का, उसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है उसमें जो डीएनए होता है वह एक पार्टिकुलर प्रोटीन कोर के ऊपर ट्विस्ट होता है और यह जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन और डीएनए का मिलकर वह बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। या तो अभी हमने फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात की। सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है? द सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग इज वाइंडिंग ऑफ बीड इनटू ए हेलिकल अरेंजमेंट कॉल्ड दी 30 नैनोमीटर फाइबर दैट इज सीन इन बोथ इंटरफेज क्रोमेटिन एंड माइटोटिक क्रोमोसोम। अब यह जो न्यूक्लियोसोम बना, यह न्यूक्लियोसोम फिर हेलिकल अरेंजमेंट में आता है और 30 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है। और ये जो 30 नैनोमीटर का फाइबर है, हेलिकल अरेंजमेंट है, यह जनरली हमें इंटरफेज और माइटोसिस के समय जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन होते हैं उसमें यह 30 नैनोमीटर का फाइबर हमें दिखता है। तो यह सेकंड लेवल का पैकेजिंग है जिसमें कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वह हेलिकल अरेंजमेंट में आ जाते हैं। जो फाइनल पैकेजिंग होता है, जो फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग है, उसके अंदर यह जो फाइबर्स बनते हैं, 30 नैनोमीटर का फाइबर बनते हैं, वह लूप, स्कैफोल्ड और अलग तरीके के डोमेन बनाते हैं, जो इसे ओवरऑल पैकेजिंग रेशियो जो देता है वह 10,000 के आसपास का देता है। माइटोटिक क्रोमोसोम में जो माइटोसिस के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका जो पैकेजिंग रेशियो होता है वह 10,000 के आसपास होता है, यानी 10,000 गुना उसकी साइज को कंडेंस किया जा चुका है इस फाइनल स्टेज ऑफ पैकेजिंग में। तो इसका जो साइज है वह काफ़ी कम हो चुका है डीएनए का। अब इस कंडेंसेशन के बाद जो डीएनए होते हैं वह काफ़ी आराम से न्यूक्लियस के अंदर
अट पाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वो आ पाते हैं। द सब यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम इज़ क्रोमेटिन। जैसा कि हम सभी को पता है कि क्रोमेटिन जो है वह क्रोमोसोम का एक सब यूनिट है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज़ द न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जो है जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी किया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और यह जो न्यूक्लियोसोम जो है वह क्रोमेटिन का एक बेसिक यूनिट होता है। तो यह संरचना है। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम में आप देखेंगे इस डायग्राम में क्लियर है कि एक हिस्टोन कोर है और हिस्टोन कोर के चारों तरफ डीएनए को वाइंड किया गया है और हिस्टोन कोर के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन है, पेयर्स में है, 4 तरीके के H1A, H2B, इस तरीके से कई 8 पेयर में 8 हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर है और उसके ऊपर फिर ये जो डीएनए है वह वाइंड किए हुए हैं। तो इसे हम कंप्लीट को एक यूनिट को हम एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं और यह फिर आगे क्रोमेटिन का निर्माण करता है। इस तरीके के कई न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। तो यह एक बीड ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमेटिन और बाद में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं। तो ए न्यूक्लियोसोम इज कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए वुंड इन सीक्वेंस अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन कोर। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन कोर जो कि मैंने अभी डिस्कस किया उसके चारों तरफ डीएनए वुंड करके न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ यूकारियोटिक क्रोमेटिन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया यह बेसिक यूनिट है। यूकारियोटिक क्रोमेटिन का यह रिपीटिंग यूनिट्स होता है, यानी कई सारे न्यूक्लियोसोम रिपीट कर के क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। डीएनए इज रैप्ड अराउंड एन ऑक्टामर ऑफ ए स्मॉल बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। डीएनए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डीएनए जो है वह एक ऑक्टामर प्रोटीन ऑक्टामर है। 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं, ये यानी 4 पेयर हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं। उसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है। 146 बेस पेयर इज रैप्ड अराउंड द कोर एंड द रिमेनिंग बेसेस लिंक टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम। तो 146 बेस पेयर जो है डीएनए का वह एक ऑक्टामर के चारों तरफ घूमने में यूज कर लिया जाता है और उसके बाद जो कई रिमेनिंग बेसेस है उसका यूज किया जाता है दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक करने में। तो यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑक्टामर को लपेटने में कितना बेस पेयर का यूज़ होता है तो 146 बेस पेयर का यूज़ होता है। तो यह देखेंगे हम फिर से इस डायग्राम को कि ऑक्टामर है, इसके चारों तरफ डीएनए लपेटे गए हैं और 146 बेस पेयर यूज़ होते हैं और कुछ अलग से जो बेस पेयर है कुछ पार्ट दूसरे ऑक्टामर के साथ कनेक्ट करने में, दूसरे न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 बेस पेयर wrapped around a histone octamer that contains 2 copies of histone protein H2A, H2B, H3 and H4। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 146 बेस पेयर होते हैं और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो बने होता है एक न्यूक्लियोसोम उसमें 200 बेस पेयर होता है और 146 बेस पेयर जो है वह एक ऑक्टामर के चारों तरफ लपेटने में, रैप करने में यूज किए जाते हैं और जो रिमेनिंग है 200 माइनस 146 जो रिमेनिंग बच गए वह लिंक करने में, दूसरे ऑक्टामर या दूसरे न्यूक्लियोसोम को लिंक करने में यूज किए जाते हैं। और जो ऑक्टामर बने होते हैं उसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, 4 पेयर होते हैं, 2-2 हर एक हिस्टोन प्रोटीन का होता है H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये जो 4 पेयर है इसे हम कोर हिस्टोन बोलते हैं।
कोर हिस्टोन बोला जाता है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिंकर हिस्टोन H1 बाइंड्स द DNA बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स एंड फैसिलिटेट पैकेजिंग। और ओक्टामर के अलावा एक और हिस्टोन होता है, यह H1 हिस्टोन होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिंकर हिस्टोन होता है उसका क्या नाम होता है, तो वो H1 हिस्टोन होता है, लिंकर हिस्टोन। यह दो न्यूक्लियोसोम को बाइंड करने में मददगार होते हैं, दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने में ये मददगार होते हैं H1 हिस्टोन। और इसकी मदद से पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम्स के जो पैकेजिंग होते हैं वह उसमें फैसिलिटेट करते हैं यह H1 हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोम्स आर फोल्डेड थ्रू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिवली हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर टू इवेंचुअली फॉर्म ए क्रोमोसोम। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं यह फिर कई हायर स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर जैसा कि पहले भी बताया गया था 30 नैनोमीटर का फाइबर बनाते हैं, और फिर वह 30 नैनोमीटर का फाइबर स्कैफोल्ड और अन्य लूप वगैरह बनाने के बाद वह क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, और क्रोमेटिन से फिर क्रोमोसोम बनता है। द स्टेबिलिटी ऑफ दिस 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर necessitates the presence of the हिस्टोन H1। अब मैंने जैसा बताया था कि यह जो न्यूक्लियोसोम है वह इसके फोल्ड और हायर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के बाद 30 नैनोमीटर का फाइबर बनाते हैं। इस 30 नैनोमीटर का जो फाइबर के स्टेबिलिटी के लिए यह हिस्टोन H1 काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि रिसर्चर ने जब H1 हिस्टोन को हटा लिया, निकाल लिया और फिर से ये क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की गई तो वह स्टेबल नहीं हो पाया। तो यह उन लोगों का यह कंक्लूज़न था, रिसर्चर्स के ये कंक्लूजन्स थे कि 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर, 30 नैनोमीटर का फाइबर का जो स्ट्रक्चर बना है उसे बनाए जाने के लिए यह H1 हिस्टोन प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है। लिंकर हिस्टोन जो H1 है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस स्ट्रक्चर के, इस 30 नैनोमीटर फाइबर के स्टेबिलिटी में। तो दोस्तों आज के लिए यही हमने इस लेक्चर के अंदर न्यूक्लियोसोम और ऑक्टामर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप मेरे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट भेजते रहें कि आपको किस तरीके की, किस कंसेप्ट पर वीडियो चाहिए। और यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेरी, क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।